अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आजकल मुख्तलिफ गैंग्स ने एक नया तरीका अपनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ लड़कों को और ख़ास तौर पर लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनको अगवा कर लिया जाता है और स्पेशली लड़कियां जो कम उम्र होती हैं उनको पैसों के एवज मुख्तलिफ जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच दिया जाता है और फिर उन लड़कियों के साथ जुल्म की इंतहा की जाती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया रावलपिंडी कोहोटा में रहने वाली एक लड़की के साथ, जो घर से नाराज होकर लाहौर दाता दरबार आती है और वहां से लड़की को नौकरी का झांसा देने के बहाने उसको अगवा कर लिया जाता है और उसे मुख्तलिफ जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेचा जाता है, नोचा जाता है और आखिरकार उस लड़की को कत्ल करके फेंक दिया जाता है। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी लड़की के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। 21 साला लड़की को दाता दरबार से अगवा किया जाता है और फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर बेचा जाता है और उसके बाद फिर उस लड़की की शेखुपुरा के इलाके में उसकी हदूद में लाश मिलती है। बात करते हैं मकतूला के भाई से, उस केस के मुद्दई हैं कि क्या मामला था कि वो कोहोटा रावलपिंडी के इलाके से वो लाहौर पहुँचती है और दाता दरबार वहाँ पर जो है उसको अगवा कर लिया जाता है। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है जो सारा मामला हुआ, आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया। अब सारा ये मामला बताइएगा कि क्या वजह थी कि घर छोड़ के वो यहाँ पर आ गई? घर में जो अक्सर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वही हुआ घर में, तो फिर आ गए इधर लाहौर पहुंची। जब दूसरे जब घर झगड़ा हुआ तो किसी को बताए बगैर निकल आई कि बताया था मैं लाहौर जा रही हूँ? नहीं, बगैर बताए। पता ही नहीं था को मामला? जी, वो थोड़े से गुस्से वाली थी। अच्छा। वो तो अक्सर फूफी वगैरह के, चाचू वगैरह के घर चली जाती थी नाराज होके। जी, घर वालों ने यही समझा। तो जब हम घर में आए शाम को तो पता चला कि नहीं है घर पे, आगे पीछे पता किया नहीं, तो सुबह फिर कॉल आई। तो सुबह कॉल आई? जी, सुबह कॉल आई। तो हमशीरा ने बताया कि मैं लाहौर हूँ दाता दरबार। कॉल करके उसने बताया? जी। तो वाले साहब ने कहा कि वापस आ जाओ। उसने कहा अच्छा चलो आप पैसे भेजें इजी पैसा पे, तो मैं वापस आ जाती हूँ। हमने इजी पैसे भेजे। कितने भेजे पैसे? 2500 रुपया। तो उसके बाद मोबाइल ऑफ हो गया। तो फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आई कि मैं रहीम यार ख़ान हूँ। तो वीडियो कॉल चली क्योंकि उसके पास टच मोबाइल था। अच्छा, वीडियो कॉल की बहन? जी। तो हमारी मामी को कॉल की उसने, तो उसने कहा कि मैं इधर रहीम यार ख़ान हूँ। तो उसके पास एक लड़का बैठा हुआ था। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि वो रहीम यार ख़ान है। फिर हमने रब्ता करने की कोशिश की तो नहीं हो सका। फिर उसने ख़ुद कॉल की, उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है। फिर दोबारा बहन ने खुद कॉल की? जी। तो फिर 2 दिन गुज़रे तो फिर मैसेज आया कि मैं अबू ठीक हूँ, मैं काम पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगी। फिर जो बाकायदा तौर पर कॉल्स भी करवाते रहे वो? जी, ताकि शक ना हो। जी। बाद में 22 तारीख को फिर मैसेज आया कि अबू मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको रात को 9 बजे मैं कॉल करूँगी आपको। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा बिलाल महमूद सलैरी साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे। जी बिलाल साहब, बताइए कि सारे केस के हवाले से मामला था क्या, इस लड़की की लाश कहाँ से मिलती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते किस तरह इतने बड़े गैंग तक पहुँच गई? जी, ये हम शुरू करते हैं कि पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो जी 17 मई 2024 में सुबह एक शख्स अपने नॉर्मल काम काज से जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी है। वो पुलिस को बता देता है और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई कार्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं कि जिससे पता चले। क्योंकि लड़की वफ़ात पा चुकी थी इसलिए फ़ौरी तौर पे क्राइम सीन को सिक्योर किया गया, PFSA को बुलाया गया जिसने एविडेंस कलेक्ट किए। अब हमारे पास एक अननोन डेड बॉडी है और हमें नहीं पता कि ये किसने कैसे क्यों मारा और ये कौन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश शुरू करते हैं। PFS से अपने जो एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस, वो कलेक्ट करके चली जाती है, मगर हम लोकल भी कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जो करीब गांव हैं हम उनमें ऐलानात करवा देते हैं, नंबरदारों से रब्ता करते हैं
कि अगर कहीं से कोई लड़की मिसिंग है तो हमें पता चल जाए। करीब के जो थाने हैं हम देखते हैं कि उनमें कोई लड़की अगवा हुई हो जो किससे मैच करती हो, उनके लवाहिकीन को हम उसकी तस्वीर भेजते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, अखबारों में देते हैं, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं, मगर हमें इस सारी चीज़ से कोई कामयाबी नहीं मिली। वो लड़की हमसे ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। अल्टीमेटली हमारे पास जब PFSA का डाटा आता है तो वो लड़की जो है फिंगरप्रिंट से उसकी शिनाख्त हो जाती है, फिर उसका मुकम्मल डाटा निकाल कर उसकी फैमिली से रब्ता किया जाता है और हमारे पास ये केस खुलना शुरू होता है। सो हमें ये पता चलता है कि ये लड़की 21 साला फ़िज़ा थी जो कहूटा की रहने वाली थी। कहूटा की वो वहाँ से के नाराज़ होकर लड़ झगड़ कर जैसे होता है वो वैसे लाहौर आ गई, दाता दरबार, लाहौर दाता दरबार आ गई। यहाँ कुछ देर रही। यहाँ पे जैसे आप फरमा रहे थे कि वो एक गैंग है, वो गैंग जो है वो इसको अपने झांसे में फंसा लेता है, नौकरी के बहाने या जैसे भी वो इसको अपने झांसे में फंसा लेता है। वो इसको लेते हैं, वो इसको किसी जगह रखते हैं जाके और वहाँ पर इससे गलत कारी करवाते रहे या करते रहे। ये जब उसे दाता दरबार से लिया जाता है तो उसके फ़ौरन बाद जहाँ लेके जाते हैं जी, वहाँ पे उससे गलत खारी होती है जी। अब क्योंकि ये वो सारी चीज़ देर से गुजर चुकी थी, अब वो एविडेंस से प्रूफ तो नहीं हो सकती, हम तो 302 कत्ल की तफ्तीश करेंगे, लिहाजा वो वहाँ पर भी उसको हब्से बेजा में रख के, बंद रख के कोई एक्टिविटी करवाते रहे। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को जो अगवा करने वाला गिरोह था वो तो पकड़ा गया है, लेकिन जिस ख़ानदान को एक कर्ब से गुजरना पड़ा इस गिरोह की वजह से, उनसे हम बात करते हैं। मकतूला के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं सारे मामले के हवाले से कि किस तरह इन लोगों के हत्थे चढ़ गई इनकी भतीजी। सबसे पहले सर हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बताइएगा किस तरीके से ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गई? वो बच्ची वो जो है घर से आई है, मामूली झगड़ा हुआ है, घर से झगड़ा हुआ था लड़की का, तो लाहौर आ गई है दाता दरबार। अच्छा। वहाँ से 3 आदमी उन्होंने उसको अगवा किया। एक शुएब नामी लड़का है, एक इम्तियाज़ है और एक आशक है। वो उसको ले गए रहीम यार खान, आगे 3 औरतें, उन्होंने उसको फिर फरोख्त किया है। अच्छा, ये लड़कियों को ये गिरोह जो है वो अगवा करता है जब झांसा देकर और फिर उसके बाद इनको आगे बेचता चला जाता है। अच्छा, वो 3 औरतों ने खरीद दिया उसे, उसके बाद फिर उन्होंने फिर आगे बेचा है, वो लड़की वापस आ गई है, उन्होंने वापस कर दी है जहाँ बेची है। अच्छा, उसकी कुछ वजह पता चली कि क्या वापस क्यों? वजह तफ्तीश में शाह साहब के पास है। फिर वो मर्डर हुई है इधर शेखुपुरा में ही, उसकी डेड बॉडी मिली है। पहले लाहौर में रखते हैं किसी जगह पे, पहले लाहौर में किसी गलतकारी होती है, उसके बाद भी इस लड़की को आगे बेच दिया जाता है। वो रहीम यार खान वहाँ ये 6 लाख रुपए के एवज बिक जाती है। वो शख्स जो ख़रीदता है वो उसको शादी के लिए ख़रीदता है। वो जब इसको अपने पास लेके आता है तो उसको पता चलता है कि ये बीमार है। वो जिस पार्टी ने उसको बेचा है उनसे रब्ता करता है और उसको लड़की को वापस कहता है कि ले जाएं। जब उनको पता चलता है कि लड़की बीमार है और ये हम आगे सेल नहीं कर सकते, अब वो एक्सपोज भी हो गए हैं इसके सामने, तो वो उसको वहाँ से वापस ला रहे होते हैं, तो दे डिसाइड कि हम इसको डंप कर देते हैं। वो उसको यहाँ ला के शरकपुर इंटरचेंज के करीब नाज़िर लबाना एक जगह है हमारे ज़िला शेखुपुरा में, वो यहाँ ला के इसको मर्डर कर देते हैं, गला दबा देते हैं और इसकी बॉडी फेंक जाते हैं। अब जब पुलिस को पता चलता है तो वंस अगेन हमें इनमें से बिल्कुल शुरू में कोई बात नहीं पता थी। वो जब बातें फिर खुलती गई तो अल्टीमेटली फिर हम एक एविडेंस कलेक्ट करके टेक्निकल और जो रिवायती तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके हमने जो मुकम्मल गैंग है वो बस कर लिया। तमाम लोग हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और जल्दी तफ्तीश जो है वो पाए तक पहुंचे। ये इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? जी, इस गैंग में टोटल 5 लोग शामिल हैं। कितने मर्द और औरतें? 4 मर्द और 1 औरत। 4 मर्द और 1 औरत। जी। ज़्यादातर ये इसी एरिया में काम करते हैं, दाता दरबार के एरिया में? जी, लड़कियों को हुआ करते हैं। जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये इसी एरिया में काम करते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने क्या इंकशाफात किए कि किस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर कहाँ कहाँ बेचते हैं, किसके लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल? जी, ये उसकी वल्नरेबिलिटी देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसको कहाँ से आई है, क्यों आई है। जो वो देखते हैं कि दूर दराज की लड़की है, आई है, इतनी समझदार हो, इतने तेज़ चालाक
तेज़ तरार नहीं है, वो उसको अपने झांसे में फंसा लेते हैं। ज़ाहिर बात है, हर लड़की, हर इनका जो टारगेट है वो मुख्तलिफ होता है। किसी को नौकरी का झांसा, किसी को शादी का झांसा, किसी को शेल्टर का झांसा, वो दे के ये ले जाते हैं। ले जा के ये फिर उस लड़की को आगे कहीं पे सेल कर देते हैं। और मेन उनका जो मोटिव होता है वो यही है कि इस लड़की को बेचकर यहाँ तो किसी अड्डे पे बेचा जाए जहाँ पर जी। उसके जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाता है, जी। या फिर ये किसी शख्स के साथ शादी या बेच दिया जाता है। जी, जो खरीदता है वो शादी के लिए थोड़ी खरीदता होगा, वो भी गुलाम बनाने के लिए खरीदता होगा। अब इनका मकसद जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है कि इन्होंने लड़की बेच के पैसा कमाना है। उनको इससे गर्ज नहीं है कि उस लड़की के साथ क्या सलूक होता है, वो ज़िंदा रहती है नहीं रहती, उसके साथ क्या हशर होता है। दे आर इंटरेस्टेड कि वो उस लड़की को, जो एक इंसान है, वो उसको अगवा करें। और आपने बिल्कुल बात ठीक कर दी कि ये स्लेवरी की तरह है। काम का पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्या कर रही हो क्या? क्योंकि नंबर उसी टाइम बंद हो जाता था, मैसेज आता मोबाइल ऑफ, हम कॉलें करते मोबाइल बंद, मैसेज करते मैसेज चला जाता, आगे से रिप्लाई नहीं आता। तो आप लोगों ने ये राब्ता किया पुलिस से कि बाज़ाब करवाया जाए हमारी बेटी को या बहन को? कुछ हमने यही कोशिश की कि खुद ब खुद आ जाए। खुद आप कहते रहे अगर आ जाओ? हाँ जी। तो उसने कहा मैं सुबह आ जाऊंगी। तो दूसरे दिन बिल्कुल मोबाइल ऑफ हो गया। फिर शाह साहब के कहने के मुताबिक के 2 दिन बाद लड़की फौत हो गई। शाह साहब जो केस के तफ्तीशी अफसर जी, हैं, उन्होंने कहा उनको लाश मिली। तो इन्होंने फिर 20-22 दिन बाद हमें बताया, हमें इतला गई। तो हमने इंकशाफ किया कि ये हमारी लड़की है। तो फिर इन्होंने केस हैंडल किया अपना। तो जब जब एक दफ़ा फ़ोन बंद हुआ तो 20-22 दिन आप लोगों का रब्ता नहीं हो सका? नहीं, नंबर बंद हो गया था? जी बिल्कुल, नंबर बंद हो गया था। क्योंकि 22 तारीख को जो मैसेज गया है, अबू ने यही कहा है कि शायद दोबारा ऑन हो जाए, बात हो जाए कि मैं काम कर रही हूँ। तो हम तसल्ली बख्श हो गए। लेकिन जब 10-12 दिन बाद शाह साहब की कॉल गई तो उस टाइम हमें पता चला कि हमारी बहन को कत्ल कर दिया गया। तो क्या चीज़ें सामने आई हैं कि कहाँ थी, कौन किस तरह ले गया, क्या पता लगा आप लोगों को? पता यही लगा है कि यहाँ दाता दरबार से 3 लड़के अगवा करके ले के गए। आगे औरतों को इन्होंने बेचा। औरतें लाहौर की थी? जी, एक लाहौर की थी, तो 2 और मेरे ख्याल से रहीम यार ख़ान की थी। उन औरतों को बेच दिया? उन औरतों के आगे बेचा उसको। तो औरतों ने आगे बेचा तो उन्होंने लड़की वापस कर दी दूसरे दिन। तो फिर उन्होंने वापस लाते हुए मार के इधर फेंक गए। क्या इंकशाफात किए, कितनी लड़कियां अब तक ये अगवा कर चुकी? जी, क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है इस सिलसिले में, तो वो मेरा ख्याल है इस पर फिगर देना मुश्किल है, मगर इनका काम कर रहे हैं। बेसिक इनका काम यही था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पकड़ चुके हैं, कत्ल में हमारे पास आ चुके हैं, सॉलिड हमारे पास एविडेंस है। जी, एक तो ये है कि वो जो बच्ची जब दाता दरबार आई तो वो अपने पेरेंट्स से तब भी राब्ते में थी। उसने कुछ उनसे बातें ऐसी की थी जिनसे हमें हिंट मिल गया। जो बच्ची के आइडेंटिफिकेशन है वो हमें टेक्निकल डाटा की बेस पे जो है वो मिल गया। उसके बाद फिर हमने इसमें जिस जगह से बच्ची अगवा हुई थी वहाँ हमने रैकी की, उसको देखा। उसके बाद वो यकीनन मोटरवे से आ रहे थे तो हमने ट्रैक किया, टेक्निकल डाटा, जियो फेंसिंग वगैरह की हमने मदद ली। और उससे फिर हम एक एक चीज़ से एक एक स्टेप पीछे चलते चलते अल्टीमेटली हम उन लोगों तक पहुंच गए जिन्होंने ये सारे का सारा किया। उन्होंने एडमिट कर लिया सब? जी जी, ये तमाम लोगों का रोल क्लियर है। हमें पता है कि कौन वापस लेके आ रहा था, किन 2 लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने मिलकर इसका गला दबाया। हम मुकम्मल हर बंदे का रोल एट्रीब्यूट कर चुके हैं। वो तफ्तीश फाइनल हो जाएगी तो वो आपके साथ हम वो भी शेयर कर देंगे। पढ़ती थी आपकी भतीजी? नहीं। अच्छा, तकरीबन 21-22 साल उम्र। 21-22 साल उम्र थी। तो झगड़ा वगड़ा को घरेलू छोटी मोटी बात होता रहता है घरों में। अच्छा, तो बगैर बताए घर से आ गई वो? तो फिर उसके बाद रब्ता करने की कोशिश की आप लोगों ने? 2-3 दिन रहा है। अच्छा, कि मैं शादी कर लिया, ये है वो है, वो उनके हथे चढ़ी हुई थी, वो जो कह रहे थे। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया है। अच्छा, भतीजे ने ये बताया मैंने शादी कर ली? हाँ, मोबाइल बंद होने के बाद 2-3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है शाह साहब को। इन्होंने फिर पता नहीं DNA से ये किस तरह 20-22 दिन में फिर रब्ता किया उधर। तो कितना अर्सा घर से दूर रही है वो? वो तो तकरीबन डेड बॉडी मिली है हमें हफ्ते बाद तकरीबन शाह साहब। हफ्ते बाद? हमें तो महीने बाद तकरीबन पता चला है। महीने बाद पता चला, लेकिन है कि जब घर छोड़े हुए महीना हो गया हुआ था तकरीबन। महीने हो गया।
और घर छोड़ने के एक हफ्ते बाद तकरीबन उनको कत्ल कर दिया गया। 4 दिन बाद तकरीबन। 4 दिन बाद कत्ल। और जब आपकी आखिरी दफ़ा बात हुई तो उसमें उन्होंने क्या बताया था जी कि मैंने या मेरी शादी हो गई है? शादी हुई। अच्छा, ये तो नहीं था कि किसी ने फ़ोन करके फरगला के बुला लिया, कुछ इस तरह का मामला तो नहीं था? नहीं ये नहीं, बहरहाल जो फ़ोन करा रहे थे वो मेरे ख्याल पास थे, वो कह रहे थे कि इस तरह बात करो। अच्छा, फिर बंद हो गया मोबाइल ही। आखिरी बात क्या कही उन्होंने आप घर वालों को? मैंने शादी कर ली है लाहौर में। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। लाहौर जब दाता दरबार आई तो तब आपका रब्ता हुआ उनसे? वो उधर हुआ है, उसने बताया था कि बाप से हुआ है। वालिद से? तो उन्होंने आके क्या कहा, लाहौर में लाहौर आ गई? फिर बंद हो गया मोबाइल। अच्छा, मतलब वक्फे से चलता था वही नंबर मोबाइल को कोई हैंडल कर रहा था। मकसद ये था कि कोई हैंडल कर रहा था, मोबाइल कोई और हैंडल कर रहा था। 3-4 घंटे बाद ऑन हुआ, को कॉल गई, अटेंड हुई नहीं हुई, बस इस तरह से चलता रहा। लेकिन जब वो लड़के लाहौर आई हैं तो उन्होंने बताया कि मैं लाहौर दाता दरबार पहुंच गया। उसके बाद रहीम यार खान से कॉल और रब्ता हुआ, पता लगा कि रहीम यार खान की शादी हो गई है। उसके बाद फिर 4 दिन बाद कत्ल हो गया उनका। 2 दिन बाद में। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस के तफ्तीशी अफसर सदाकत, और उनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से। जी सदाकत, बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से, केस था क्या और इस खतरनाक गैंग था पहुंचे कैसे आप लोग? हमें पता चला, किसी ने कॉल की, 15 पे कॉल की कि अपना यहाँ पे नाजर लुबाना इंटरचेंज है, उसके पास जो बाढ़ लगी होती है ना, उसके साथ कोई नामालूम लाश पड़ी हुई है। हमने पूरी तौर पे PFS टीम को वहाँ पे कॉल की और साथ नादरा वालों को कॉल की, ये फिंगरप्रिंट्स वालों को, इधर से महकमे से गए। जब वो उधर गए हैं तो उन्होंने उनके निशानात अंगुश्त वगैरह होते हैं वो पे एक पेपर्स पे लिए, वो लेके उन्होंने 10-15 दिन बाद हमें बता दिया कि ये ट्रेस आउट हो गई है लड़की, ये भून की रहने वाली है, रावलपिंडी की। अच्छा, कोहटा की लड़की रावलपिंडी की है। हाँ जी। उम्र कितनी थी लड़की की? उम्र 20-21 साल। 20-21 साल। तो हम लोगों ने फिर, मैंने अपना फैमिली ट्री वगैरह ली उसकी, उनमें से फिर उसके भाई को मैंने कॉल की, वो नंबर भी आ गया, उनकी शनाख्ती कार्ड नंबर से मैंने नंबर हासिल किया। फिर उसके भाई से बात की, उसके पापा से बात की, वो रोना धोना शुरू कर दिया एट द स्पॉट उन्होंने। लेकिन बाद में थोड़ा सा कूल डाउन होकर उन्होंने बताया कि अपना ये हमारी ही बेटी थी, फ़िज़ा बतूल इसका नाम था। मैंने फ़िज़ा का नाम बताया, वो सारा फैमिली ट्री पे सारा लिखा हुआ था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मिलिए भी, और साथ अपना उसका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर में जो सिमें वगैरह चल रही थी वो मुझे बताएं। उन्होंने फिर मुझे नंबर लिखवाए, फिर मैंने उनकी CDRs वगैरह हासिल की। फिर अपना जब CDRs वगैरह हासिल की तो उनमें से लिंकर्स वगैरह जो उनसे थे, उनके साथ जो लास्ट कॉल्स वगैरह हुई थी वो मैंने वो लिए, उनकी लोकेशन वगैरह ली। फिर लोकेशन जब लेके तो फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं अपना इजाज़त लेके अफसरान बाला से, DPO साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन साहब से, तो इजाज़त लेके मैं वहाँ पे पहुँचा। मोस्टली उकाड़ा के रहने वाले थे वो। वहाँ पे मैं पहुँचा, जब उसके लिंकर को मैंने पकड़ा, उसकी तफ्तीश की, उसने बताया कि हम लोग ही थे और मेरे साथ ये फ़लाँ साथी हैं। क्या पता उसने गैंग के बारे में, गैंग किस तरह काम करता, कैसे लड़कियों को अगवा करता? जी, वो फिर मैंने उसे जब तफ्तीश वगैरह शुरू की, दूसरे लड़कों को, शुएब को और दूसरे आशिक को जब पकड़ा, एक शुएब था, एक इम्तियाज़ था, एक आशिक था, तो उन्होंने फिर बताया कि हम लोग वहाँ पे रिक्शा लेके खड़े हुए थे, तो इस तरह की लड़की, अननोन लड़की थी जो वहाँ पे उतरी और हमसे पता पूछा उसने कि मैंने फिर गोदा जाना है, शायद कोई रिलेटिव्स वगैरह हो उनके। तो हम लोगों ने चाहा कि यंग लड़की थी, हमने रिक्शे पे उठा लिया। तो इन्होंने रब्ता भी कच्चे के इलाके में किया था? कच्चे के इलाके में, रहीम यार खान थोड़ा सा फासला ही है, वो तो फासला ज़्यादा नहीं है सिंध का और इसका कच्चे का। तो उसने जब रब्ता किया नसरीन ने कौसर बीबी के साथ, वहाँ पे दीन मोहम्मद भी एक लड़का था, भाई सा टाइप सा है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 उसकी उम्र है, 50 साल। तो उसने किराए पे उनको मकान दिया हुआ है कौसर बीबी को, वो जो धंधा करती है वहाँ पे धंधा करती है, वहीं पे गाहक बुलाती है उधर से, उनके साथ आगे लिंक्स हैं गोट की, उसी जगह पे रहीम यार खान पे जिस्म फरोशी भी। हाँ जी। फिर ये जब यहाँ पे सवार होकर ये 3 लड़के, आशिक, इम्तियाज़ और अपना शुएब, ये बीबी को, लड़की को साथ लेके नसीम बीबी साथ चली जाती है उधर रहीम यार खान, वहाँ पे कौसर से रब्ता करके उसके घर रहती है, 3-4 दिन उधर रहते हैं, और फिर इसी दौरान वो सौदा करते हैं आगे। 6 लाख में उसने सौदा किया, आगे गोटकी का एक लड़का था। अच्छा। हाँ जी। वो जब उसको 6 लाख में फ़रोख्त किया, जब वो लेके गया, एक रात उसने रखी वहाँ पे, उसने कहा इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपने मुझे बीमार औरत दे दी है, लड़की दे दी है, मैंने रखने मुझे वापस, पता नहीं उसे फिट्स वगैरह थे, फिट्स पड़ गए, इनके पास रही है, क्या करते रहे ये अपना
उसके साथ यानी कि बेचारे इतनी के उसकी साथ हालत ख़राब थी कि हालत उसको ख़राब दौरे कर- पड़ने शुरू हाँ हो जी, गए। दौरे पड़ने शुरू मिर्गी हो गए, के। मिर्गी के। तो वो फिर जब वापस ले गया इनको, तो जो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर दीन मोहम्मद ने और कौसर ने कहा कि इसे वापस छोड़ा जाए। नसरीन बीबी अपने जो 80,000 90,000 लेके वो नसरीन बीबी वापस चली जाती है, इधर ठोकर न्याज बेग आ जाती है, वो इनको वहाँ छोड़ जाती है। तो जो आशिक है उससे फिर अपना दीन मोहम्मद है और कौसर बीबी ने इनको रेंट पे गाड़ी लेके दी कि इसे फौरी तौर पर छोड़ो, वहाँ पे तबीयत इसकी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो जब छोड़ने वापस आ रहे थे तो उसने फिर लड़की ने अपना थोड़ा सा चिल्लाई कि मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराऊंगी। मैं कैसी आई, आपने तो नौकरी का झांसा दिया था और नौकरी करने के बजाय मुझे आपसे ये आप लोगों ने ये जिस्म फरोशी करवाना शुरू कर दी और बेचना शुरू कर दिया। मुझे कहाँ पे भेज दिया आपने, सिंध में भेज दिया। जैसे उसकी ज़ुबान थी वो समझी। तो जब वो वापस आ रहे थे, इतनी बातें जब उसने की लड़की रहीम ने, यार खान में उसने आखिरी बार कॉल भी की थी, उसको ये कहा गया था घर ये बोलो कि मेरी शादी हो जी मेरी शादी होगी, इन्होंने करवाई ना कॉल, इन मोबाइल वगैरह उसका जो है इन्होंने कर लिया, छीन लिया ना। तो जब फिर वहाँ से शादी वगैरह का हो गया सारा कुछ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने गाड़ी रेंट पे दे के आशिक, इम्तियाज़ और शुएब और साथ मरियम गुल को भेजा ना। वो मरियम गुल की साथ बैठ गई, साथ आशिक बैठ मरियम गुल गया। भी ये मरियम कौन है? भी औरत है एक, वो भी वहाँ रहीम यार खाने में जिस्म रहती फरोशी का काम है, करवाती जिस्म है? फरोशी का काम करती भी है, करवाती भी है। अच्छा। हाँ जी। तो वो भी साथ, जब उनके साथ उन्होंने भेजा कि इसे कौसर ने कहा कि इसे छोड़ा वापस नसरीन के पास, वो नसरीन ठोकर रहती थी। फिर ये आए गाड़ी पे और रास्ते में जब इसने फ़िज़ा बतूल ने इनके साथ बातें की ना, तो उन्होंने डर गए कि यार हमारे साथ ये अगर बोल पड़ी वहाँ पे जाके तो ये हमारे साथ तो फिर मसला बन जाएगा। तो इस मसले की वजह से, डर की वजह से इन्होंने रास्ते में पकड़े जाने के डर हाँ से? जी, पकड़े जाने के डर से वो रास्ते में उसे मार दिया। इससे बड़ी थी बहन आपकी, आपसे छोटी थी? मुझसे छोटी थी आपसे छोटी थी। जी। तो झगड़ा वगैरह घर में किस वजह से ज़्यादा हुआ करता था? कम ही होता था, लेकिन घर वालों ने डांटा। अच्छा। जो रूटीन के हिसाब से काम चलते हैं घर के, तो बस वो गुस्सा कर जाती थी कभी कभी, अक्सर कर कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दाता दरबार लाहौर में जो लड़के हैं ये एक वर्गला के इन्होंने कहीं बुला लिया हो, नहीं। फ़ोन करके, इस तरह का मामला? नहीं, इस तरह का मामला पहले तो नहीं था, हम्म, क्योंकि मोबाइल घर में भी यूज़ होता था, ठीक है। तो सबके पास ही होता था, देखते रहते थे। कोई ऐसा पहले इशू इस नहीं। तरह का नहीं था। लेकिन अक्सर कोई ज़रा सा डांट दे, कोई गुस्से से बात कर दे, तो फूफी वगैरह के, चाचू वगैरह के घर चली जाती थी। तो हमने भी यही समझा कि उधर है। रात को पता चला कि यहाँ पे नहीं है, तो फिर हमने रात को ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। सुबह फिर कॉल आई, तो हमने कहा चलो शायद समझ आ गई हो, हम इजी पैसा भेजते हैं तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सका। आप लोगों में से जब आपको पता लगा दाता दरबार है, तो कोई फैमिली में से किसी ने आने की कोशिश नहीं की, हम इधर आ जाए, खुद आके ले हमने जाएं? कोशिश की है, हमने कहा है हम खुद उधर आ जाते हैं। उसने कहा नहीं, आप इजी पैसा भेज दें तो मैं उधर वापस आ जाऊंगी। अच्छा। जी तो फिर इसी सारे मामले फिर आगे वो लड़कों ने अगवा कर जी लिया जी फिर उसको? फिर ये जी बड़ी कहते हैं कि अलमनाक कहानी है, अलमनाक वाक़या है, जिसमें एक 21 साल लड़की घर से लड़ झगड़ के दाता दरबार लाहौर आती है और यहाँ से उसको अगवा कर लिया जाता है और उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर बेचा जाता है, और उसके बाद उसकी लाश शेखुपुरा के इलाके से मिलती है। बहरहाल ऐसा मामलात कभी किसी के साथ ना हो। ये मकतूला के भाई हैं और मुद्दई भी हैं इस केस के, तो हम यही दुआ करते हैं कि किसी के घर में ऐसा मामला ना हो। और गुजारिश है तमाम नौजवान लड़के लड़कियों से, घर से लड़ झगड़ कर, नाराज़ होकर खुदारा अपना घर मत छोड़ें, क्योंकि जब इस तरह का मामला होता है तो ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, ऐसे अलमनाक अंधुनाक वाक़यात सामने आते हैं। तो इस तरह के मामलात से बचिए। घर में अगर कोई मसला है उसको घर में रहकर उसका हल निकालिए, नहीं तो ऐसे लोगों की बातों में आकर आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी जान भी दांव पर लगाते हैं और घर वालों की ज़िंदगी भी जो है वो ख़राब कर देते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।